नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। हिंदी व्याकरण का पहला ही टॉपिक, पहले टॉपिक के अंतर्गत हम भाषा पर बात करते हैं, भाषा का अध्ययन करते हैं। भाषा के प्रकार कितने प्रकार की होती है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या होती है, इन सभी बातों पर विचार करते हैं पहले टॉपिक के अंतर्गत। तो इस टॉपिक के अंदर हम भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी है उससे रूबरू होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः भाषा प्रकरण में हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, आपके समक्ष बात कर रहा हूं पहले प्रश्न की। भाषा टॉपिक का पहला प्रश्न है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। सबसे पहले बेटा, धातु किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है, धातु किसे कहा जाता है? धातु है वो क्रिया को कहा जाता है। क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया को धातु कहा जाता है। यानी अंतर है थोड़ा सा दोनों बातों में, बस बिल्कुल छोटा सा अंतर है दोनों बातों में। क्या अंतर है कि अगर हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। और इसी क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, संस्कृत के अंदर जो चीज धातु कहलाती है वही टॉपिक है वो हिंदी के अंदर क्रिया कहलाता है। दूसरी चीज, एक बात और पूछ लेते हैं कि धातु है ना, धातु कोई भी धातु है, इस धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाकर क्या बनाई जाती है? क्रिया बनाई जाती है। ये है चल तो है धातु, और ना क्या है? प्रत्यय है। तो क्या बन गया? शब्द बन गया चलना। ये चलना शब्द क्या है? ये क्रिया है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है? बास धातु से हुई है। धातु के अंत में बेटा हलंत लगता है। धातु के अंत में हलंत लगता है, बास से नहीं हुई है। ये बास वाला सही है। इस बास का अर्थ होता है बेटा आभास होना, बोध होना। इस बास का अर्थ क्या होता है? बोध होना। और ये बाखा है, ये बेटा बात को कहा जाता है। बात को बाखा राजस्थानी के अंदर किसे कहा जाता है? बात को कहा जाता है। इस बास का अर्थ होता है बेटा बोध होना, जिसको आप बोलते हो आभास होना, प्रतीत होना। ठीक है। और इस भाषा है, इस भाष शब्द से क्या हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये वाला क्या है आपका? सही है। ये तो शब्द ही नहीं है, भाष। इस भाष का अर्थ होता है बेटा बोध होना, आभास होना, प्रतीत होना। और ये बाखा है, ये राजस्थानी के अंदर किसको कहा जाता है? बात को कहा जाता है, किसी के कथन को कहा जाता है। ये था आपका पहला प्रश्न। बात कर रहे हैं बेटा दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है, भाष धातु का अर्थ क्या होता है बेटा? मैंने आपको क्या बताया कि धातु का मतलब क्या है? क्रिया है। और क्रिया के पीछे क्या लगता है? क्रिया के पीछे क्या लगता है? ना लगता है ना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना। तो बेटा भाष है, ये धातु है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति किससे हुई है बेटा? उत्पत्ति हुई है किससे? भाष धातु से। किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। और इस भाष शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है विद्यार्थियों? बोलना होता है। तो भाष धातु है ना, इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। उसके बाद क्या है बेटा? बाकी सारी की सारी क्रिया है। ये भी क्रिया है बोलना, सुनना भी क्रिया है, देखना भी क्रिया है, और हंसना भी क्या है? क्रियाएं हैं। धातु ये सारी की सारी। लेकिन भाष का अर्थ क्या हुआ है? किससे हुआ है? बोलना से हुआ है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की।
भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के प्रकार कितने होते हैं बेटा? कितने प्रकार की होती है भाषा? भाषा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है भाषा? भाषा होती है बेटा 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? पहली होती है मौखिक, दूसरा प्रकार है वो होता है बेटा कौन सा? लिखित, और तीसरा प्रकार है भाषा का वो होता है विद्यार्थियों सांकेतिक। कौन सा होता है? सांकेतिक। जब हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं तो मौखिक कहलाती है, बोलकर। जब हम लिखकर विचार प्रकट करते हैं तो लिखित कहलाती है, और जब हम केवल संकेतों का प्रयोग करें तो वो भाषा कौन सी कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाषा है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। 6 प्रकार का क्या होता है? 6 प्रकार के क्या होते हैं भाई? 6 प्रकार, 6 प्रकार के बेटा वैसे तो 4 हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 6 प्रकार के क्या होते हैं? समास होते हैं। पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के क्या हो सकते हैं? 4 प्रकार के क्या हो सकते हैं? कई चीजें होती है, लेकिन एक बार मैं बात कर रहा हूं विशेषण होते हैं। भाषा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। और शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? रूप के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। एक तो विकारी शब्द होता है, और एक कौन सा होता है बेटा? एक होता है अविकारी शब्द। भाषा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी? एक तो विकारी, और एक कौन सी होती है? एक होती है अविकारी। विकारी और अविकारी। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। भाषा के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और तीसरी सांकेतिक। आगे बढ़ रहा हूं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी भाषा है वो मुख्य भाषा कहलाती है? मुख्य भाषा कहलाती है। भाषा होती है बेटा 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है मौखिक, एक कौन सी होती है? लिखित, और एक होती है बच्चों कौन सी होती है? सांकेतिक। कौन सी होती है? सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा है मैं फॉर मौखिक और मैं फॉर मुख्य। मौखिक भाषा को क्या माना गया है? मुख्य। लिखित भाषा है इसको क्या माना गया है? गौण भाषा माना गया है। मैं फॉर मौखिक, मैं फॉर मुख्य, इस प्रकार मान लो। निम्न में से कौन सी भाषा मुख्य भाषा कहलाती है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा ये मुख्य भाषा कहलाती है। क्यों कहलाती है? कई बार कारण भी पूछ लेते हैं कि क्या कारण है। मौखिक भाषा है उसको मुख्य माना गया है और लिखित को गौण माना गया है। देखिए, विचार प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं वो भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिससे साक्षर व निरक्षर दोनों वर्ग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मौखिक भाषा से कौन है? साक्षर लोग भी विचार प्रकट कर सकते हैं। साक्षर के साथ साथ कौन कर सकते हैं? निरक्षर लोग भी विचार प्रकट कर सकते हैं। यानी मौखिक भाषा है ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा? इससे केवल साक्षर लोग ही विचार प्रकट करेंगे। कौन से करेंगे? केवल साक्षर लोग ही विचार प्रकट करेंगे। इससे साक्षर व निरक्षर दोनों करेंगे। इसी कारण इसको क्या मान लिया? इसको किसको? मौखिक भाषा को क्या मान लिया? मुख्य भाषा मान लिया। मुख्य भाषा कहलाती है मौखिक। लिखित क्या है? गौण है। कारण बता दिया। साक्षर व निरक्षर दोनों लोग विचार प्रकट करते हैं, इस कारण मौखिक है, ये मुख्य है। और केवल साक्षर लोग विचार प्रकट करते हैं, इस कारण लिखित क्या है? गौण भाषा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी भाषा गौण भाषा है? आ गया बेटा उत्तर। गौण भाषा कौन सी है? लिखित। लिखित भाषा क्या कहलाती है? गौण। कारण क्या है? कारण क्या है कि केवल साक्षर वर्ग ही, केवल साक्षर वर्ग ही विचार प्रकट कर सकता है। केवल साक्षर वर्ग ही विचार प्रकट कर सकता है। ये कारण है। कारण क्या है गौण का?
केवल साक्षर लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है, साक्षर लोगों के काम की बात है ये। कौन सी? लिखित। इसी कारण क्या माना गया है? गौण भाषा माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, किस भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? कौन सी भाषा है जिसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ये है बेटा, ये है कै ध्वनि का चिन्ह। क्या है? कै ध्वनि का चिन्ह। ये है ओ ध्वनि का चिन्ह, ओ ध्वनि का चिन्ह। ये है टे ध्वनि का चिन्ह और ये है ई ध्वनि का चिन्ह। शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया मोटी। तो बेटा क्या है? किस भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ऐसी भाषा बताइए जिसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा कौन सी कहलाती है? ये कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? ये है लिखित भाषा है, लिखित भाषा। लिखित भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये कै ध्वनि का चिन्ह है, ये ख ध्वनि का चिन्ह है, ये च ध्वनि का चिन्ह है, ये ई ध्वनि का चिन्ह है, ई ध्वनि का चिन्ह है। और ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किस भाषा में? लिखित भाषा में किया जाता है। सांकेतिक भाषा में बेटा संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्हों का? संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संकेत चिन्ह अलग होते हैं, जैसे मान लो ये वाला है कि इधर मुड़ना है, या कोई निशान दे दिया कि अस्पताल है वो इस तरफ है, विद्यालय है वो इस तरफ है, ये संकेत चिन्ह है। और ये क्या है? ये है ध्वनि चिन्ह। ये सारे के सारे क्या है? ध्वनि चिन्ह है। और ध्वनि चिन्हों का प्रयोग कौन सी भाषा में किया जाता है? ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिखित भाषा के अंदर, लिखित भाषा के अंदर। अगली बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, किस भाषा में? आ गई बेटा, ये तो हो गया। कौन सी भाषा है जिसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? आप कहोगे सर कि सांकेतिक भाषा है, इस भाषा के अंदर संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि चिन्ह अलग है, संकेत चिन्ह बेटा अलग है। संकेत चिन्हों का प्रयोग कौन सी भाषा में किया जाता है? क्या बताओगे? सांकेतिक भाषा में किया जाता है। आगे बात कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से स्थायी भाषा कौन सी है? एक तो भाषा होती है बेटा स्थायी। कौन सी होती है? स्थायी। और एक हो सकती है कौन सी? अस्थायी होती है, अस्थायी भाषा होती है। स्थायी भाषा है ऐसी भाषा जो लंबे समय तक बनी रहे, स्थायी होती है। कौन सी हो सकती है? गौर करो, आज मैं कहां कहां क्या क्या बोला हूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इसका, ना ही मेरे याद है। हाँ हो सकता है आज याद रहे, लेकिन बेटा लंबे समय तक मैं इसको याद नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई चीज लिख दी मैंने कोई चीज, जब तक मैं उसको रफ नहीं करूंगा तब तक वो बनी रहेगी। शिलालेख हैं, प्रशस्तियां हैं, अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो आज भी हमारे पास सुरक्षित है, स्थायी हैं आज भी। तो मौखिक भाषा अस्थायी होती है, मौखिक क्या होती है? मौखिक भाषा क्या होती है? अस्थायी होती है। और लिखित भाषा क्या होती है बेटा? लिखित भाषा होती है स्थायी होती है। तो निम्न में से कौन सी भाषा है वो स्थायी है? आप बता दोगे कि लिखित भाषा है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, यानी ये भाषा स्थायी है, स्थायी भाषा है। कौन सी भाषा स्थायी है? बता दोगे कि लिखित भाषा स्थायी भाषा होती है। बात कर रहा हूं बेटा अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए। बेटा सत्य कथन है ना, ये है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल कौन से हैं? सुबो पल्ली, इनका क्रम भी यही होना चाहिए, सुबो पल्ली। ये क्रम किसने दिया? ये क्रम दिया बेटा फ्रोबेल ने। किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया, फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल का है। और बेटा ये क्रम है, भाषा सीखने का क्रम है, ये फ्रोबेल के अनुसार है और सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। ये क्रम तो सर्वमान्य है फ्रोबेल के अनुसार। निम्न में से सत्य कथन बताइए, यानी इनका क्रम पूछा गया है बेटा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कभी भी कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार बताइए, मारिया
मोंटेसरी के अनुसार बताइए। तो इन्होंने बेटा क्रम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? सु बो पल्ली का लिप कर दिया, लिप कर दिया। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये तो सर्वमान्य है, वैज्ञानिक है, फ्रोबेल का है। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार पर्टिकुलर पूछे तो इस प्रकार कर दिया। अंतर क्या है? फ्रोबेल ने कहा कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है फिर बोलना सीखता है, दोनों ने यही बात कही। लेकिन फ्रोबेल ने कहा कि सुनना और बोलने के बाद पढ़ना सीखता है और अंत में लिखना सीखता है। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने कह दिया कि नहीं, पढ़ने से पहले क्या सीख जाता है? लिखना सीख जाता है। और इन्होंने एक आधार भी दे दिया कि कोई बच्चा है उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके हाथ में अगर आप पेन दोगे, पेंसिल दोगे, कॉपी दोगे तो वो कुछ ना कुछ लिखेगा, चाहे उसका कोई अर्थ न हो, निर्थक हो चाहे वो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखेगा। इसीलिए मारिया मोंटेसरी ने क्या मान लिया? पहले लिखना और पढ़ना। ध्यान रखना, अगर मारिया मोंटेसरी के अनुसार आए तो यह बताना है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अगर सर्वमान्य पूछ ले, किसी विद्वान का नाम न पूछे तो यह बताना है। फ्रोबेल के अनुसार भी ये हो जाएगा। कौन सा है? सुनना, बोलना, सुबोपल्ली, पढ़ना और लिखना। पहला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं इनको? भाषा के कौशल। कितने होते हैं भाषा के कौशल? 3 होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी, सुबोपल्ली, भाषा के कौशल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है? मौखिक भाषा का कौशल कौन सा है? भाषा कौन सी होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? एक तो मान लो लिखित होती है, एक होती है मौखिक। लिखित और मौखिक 2 प्रकार की होती है भाषा। 3 है सांकेतिक, लेकिन कौशलों का प्रयोग किसमें? लिखित और मौखिक में किया जाता है। मौखिक भाषा है, लिखित भाषा, इसमें क्या होगा? मौखिक भाषा, इसके 2 कौशल हैं। कौन कौन से हैं? सुनना, सुनना, बोलना। 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, और कौन सा है? एक सुबोपल्ली यानी लिखना। इसमें से बेटा मौखिक भाषा के कौशल कौन से हैं, लिखित भाषा के कौन से हैं? मौखिक के और लिखित के पूछे हैं। गौर करना, कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है ये प्रश्न। सबसे पहली बात है सुनना, सुनना और बोलना। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं, मैंने लिखा है ही नहीं, मैंने बोला है, आपने सुना है, तो मौखिक भाषा हुई है। बोलना और सुनना, सुनना और बोलना। तो सुनना और बोलना ये किसके हैं? ये मौखिक के हैं। कौन कौन से कौशल हैं? मौखिक के, सुनना और बोलना। ये 2 किसके हैं? मौखिक के हैं। मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मैंने लिखा है, आपने पढ़ा, तो पढ़ना और लिखना किसके हैं? लिखित के हैं। पढ़ना और लिखना, यहां तक ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मौखिक भाषा के कौशल कौन से हैं? सुनना और बोलना है। कौन कौन से? सुनना और पढ़ना। ये तो गलत हो गया, एक तो हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। बोलना और लिखना, बोलना तो हो गया, लेकिन लिखना, बोलना तो हो गया सॉरी, लेकिन लिखना नहीं हुआ। पढ़ना और लिखना ये दोनों ही लिखित के हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सुनना और बोलना। यहां तक पूछ सकते हैं। और पूछ सकते हैं फिर, ये बेटा लिखित के 2 है ना, पढ़ना, पढ़ना ये भाव ग्रहण करने का है। पढ़कर आप क्या करोगे? भाव ग्रहण करोगे। और लिखकर क्या करोगे बेटा? लिखकर भाव का क्या करोगे? भाव प्रकट करोगे। इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कौशल ऐसा है जो लिखित भाषा का है और भाव ग्रहण करने का है या भाव प्रकट करने का है? लिखित भाषा का 2 लिखित के हैं, 2 मौखिक के हैं। पढ़ना क्या है? भाव ग्रहण करने का है। लिखना क्या है? भाव प्रकट करने का है। सुनना फिर क्या हुआ बेटा? सुनना क्या हुआ? सुनना भाव ग्रहण करने का, भाव ग्रहण करने का हुआ ये भी। और ये बोलना क्या हुआ? बोलकर आप क्या करोगे? भाव प्रकट करने का। ध्यान रखना, ये बात भी पूछ सकते हैं। भाव प्रकट करने का होता है
लिखित भाषा के दो कौशल हैं, मौखिक के दो कौशल हैं, एक ग्रहण करने का है, एक प्रकट करने का। इसमें भी एक ग्रहण करने का, एक प्रकट करने का। तो मौखिक भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? सुनना और बोलना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये बात कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा? अच्छा क्वेश्चन है भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है, पशु पक्षी से अलग करती है। यह बात किसने कही? परिभाषाएं हैं ये करती है। यह बात तो कही किसने कही बेटा? महात्मा गांधी ने कही। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, पेड़ पौधों के जीवन में खाद क्या काम करती है? उनको ग्रोथ करवाती है, उन्नति करवाती है, उनको बढ़ाती है। उनका जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, वही कार्य कौन करती है? वही कार्य भाषा करती है। ये दो परिभाषाएं होगी। वही कार्य मनुष्य जीवन में कौन है? भाषा करती है। स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। ये दो परिभाषाएं हो गई। तो किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा है? उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद बेटा दो विद्वान और दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्लेटो दिखाई दे रहा है, एक हेनरी स्वीट दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की भी परिभाषा ध्यान रखना। इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने कहा, पहली परिभाषा लिख रहा हूं प्लेटो की, यहां लिख रहा हूं बेटा प्लेटो की परिभाषा। प्लेटो ने क्या कहा कि विचार है, विचार आत्मा की मूक अवस्था है। आत्मा, विचार आत्मा की मूक अवस्था है। मेरे मन के अंदर विचार आया, यह मेरी आत्मा की खामोश अवस्था है, चुपचाप अवस्था है। विचार आया, मैंने बोला नहीं, विचार आत्मा की मूक अवस्था है। कौन कह रहा है बात? ये प्लेटो कह रहे हैं कि विचार आत्मा की मूक अवस्था है। इस अवस्था को, यानी इन विचारों को, मूक अवस्था है ना, इस अवस्था को होठों से प्रकट करना, होठों से प्रकट करना क्या कहलाती है? प्रकट करना भाषा कहलाती है, भाषा है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है बेटा, याद कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है प्लेटो की भी। स्वामी विवेकानंद की है कि जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, वही कार्य मनुष्य जीवन में भाषा करती है। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से भिन्न बनाता है, अलग करती है। फिर आगे बेटा प्लेटो की, विचार आत्मा की मूक अवस्था है, इस अवस्था को होठों से प्रकट करना भाषा है। किसने कहा? किसने कहा? प्लेटो ने कहा। और इसी बात को हेनरी ने थोड़ा सा घुमा दिया। क्या है? ध्वन्यात्मक है, ध्वन्यात्मक है, ध्वन्यात्मक है शब्दों से, ध्वन्यात्मक शब्दों से विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना भाषा है। बात वही है बेटा कि जब कोई विचार आए, उन विचारों को ध्वनि के रूप में प्रकट करना क्या है? भाषा है। ये किसकी परिभाषा है? हेनरी स्वीट की परिभाषा है। चारों परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, पूछी जाएगी बेटा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रश्न क्या था? निम्न में से किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं विद्यार्थियों। किस प्रकार का क्वेश्चन है अगला? ये देखिए, सबसे कठिन भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा है, ये साक्षर और निरक्षर लोगों के लिए है तो सरल होती है। लिखित भाषा है बेटा, ये क्या है? सरल व कठिन दोनों हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जिसको लिखना आता है उसके लिए सरल है, नहीं लिखना आता तो कठिन है। संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत है ये निश्चित नहीं होते। इस कारण क्या माना गया है? संकेत निश्चित नहीं होते, अतः
सांकेतिक भाषा अतः यह सबसे कठिन होती है, सबसे कठिन होती है। सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सांकेतिक है। कारण पूछे भी कठिन क्यों है तो क्या बता दोगे कि संकेत बोलिए निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई? अरे भाई अच्छा क्वेश्चन आ गया। भाषा सीखने की योग्यता। बच्चा भाषा सीखता है, यानी बच्चे के अंदर ऐसी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या योग्यताएं होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि वो भाषा सीख सकता है? क्या होनी चाहिए योग्यता? एक तो होनी चाहिए बेटा, सबसे पहली योग्यता है, इनका क्रम भी ध्यान रखना। सबसे पहले बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा पहला। दूसरी क्या है? जिज्ञासा होगी तो वो बेटा अपनी माँ का अनुकरण करेगा, अनुकरण होना चाहिए। और अनुकरण करने के बाद लगातार क्या होना चाहिए? अभ्यास होना चाहिए बेटा। हर काम को सीखने की तीन ही चीजें होती है, तीन योग्यताएं होती है। मेरे मन में आया कि पढ़ाऊं, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, फिर मैंने बेटा किताबों का अनुकरण किया, अध्यापक का अनुकरण किया किसी का, और फिर मैं आज लगातार आज भी क्या कर रहा हूं? अभ्यास कर रहा हूं। भाषा सीखने की योग्यता कितनी होती है बेटा? भाषा की योग्यताएं तीन होती है। कौन कौन सी है आपके सामने दिखाई दे रही है। इनका क्रम भी ध्यान रखना। एक नंबर सबसे पहले, उसके तुरंत बाद, और फिर सबसे अंत में, और लगातार अभ्यास। लगातार भी पूछते हैं कि लगातार जारी रहने वाली योग्यताएं कौन सी है? कौन सी है बेटा? लगातार जारी रहने वाली, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। लगातार जारी रहने वाली योग्यताएं बताइए। लगातार जारी रहने वाली योग्यता कौन सी है? आप बता दोगे कि अभ्यास है, अभ्यास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। भाषा की योग्यता का सही क्रम है। सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा? सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिज्ञासा इन दोनों में है। जिज्ञासा के बाद क्या होगा? अनुकरण होगा। और फिर क्या होगा विद्यार्थियों? अभ्यास होगा। कौन सा उत्तर हो गया? ये लो भाई, हो गया। ठीक है ना? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये क्या है? भाषा की योग्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। ये बात कह रहा है भाई, ओहो, संपूर्ण देश द्वारा उच्चारित भाषा, ऐसी भाषा जिसको पूरा का पूरा देश बोलता है, पूरा का पूरा देश बोलता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। गौर करना, संपूर्ण देश के लोगों द्वारा उच्चारित ऐसी भाषा जिसको संपूर्ण देश के लोग बोलते हैं क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कौन सी है? उत्तर आएगा कोई नहीं। ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत के अंदर जिसको पूरा का पूरा भारत बोलता हो, इसलिए उसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा किसे कहा जाता है? जिसमें किसी देश का राजकार्य हो, किसी देश का, कोई भी देश है उस देश का अगर राजकार्य हो तो वो भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा कौन सी है? शाबाश भाई, आप कह दोगे कौन सी है? हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा न होकर क्या है? राजभाषा है। बोली किसे कहते हैं? किसी छोटे क्षेत्र के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। सीमित क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। और मातृभाषा किसे कहते हैं? माता द्वारा उच्चारित वह भाषा जो बच्चा अपनी माता द्वारा सीखता है
वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 16, विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे बच्चा, आप और मैं, कोई भी हो चाहे, वो अपनी बात सबसे प्रभावी तरीके से रख सके। विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है? मातृभाषा होता है। प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा है स्थानीय लैंग्वेज, स्थानीय लैंग्वेज वो क्या होती है? विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अगर आपको मुझको बोल दिया जाए कि एकदम शुद्ध हिंदी बोलो या शुद्ध इंग्लिश बोलो, तो संभावना है कि हम हिंदी बोलते बोलते अपनी मातृभाषा का कोई शब्द मुंह से निकल जाए, मातृभाषा का कोई शब्द मुंह से निकल जाए। जितनी प्रभावी तरीके से बात मैं अपनी मातृभाषा के अंदर आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, उतनी प्रभावी तरीके से और किसी भाषा में नहीं कर सकता। तो विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है, वो क्या होता है विद्यार्थियों? क्या होता है? मातृभाषा। क्या होता है? मातृभाषा होता है। आगे अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17, अगर किसी छोटे क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? अगर किसी सीमित क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है बेटा? बोली कहलाता है, बोली। नंबर 1 बात, इसका ग्रामर नहीं होता, इसकी व्याकरण नहीं होती, व्याकरण नहीं होता इसका, सॉरी व्याकरण पुल्लिंग शब्द है बेटा, पुल्लिंग शब्द है। व्याकरण क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसका व्याकरण नहीं होता। पहला अंतर ध्यान रखना है। छोटे क्षेत्र के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करने का साधन क्या है? बोली है, बोली है। अगर किसी छोटे क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करना हो, पहले बेटा क्या थी? हिंदी क्या थी? खड़ी बोली थी। लेकिन इस खड़ी बोली ने विस्तार पाया, इसको बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, बोलने वाले लोगों का क्षेत्रफल बढ़ा, तो इसने ग्रोथ करके क्या बन गई? ये भाषा के अंदर शामिल हो गई। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में खड़ी बोली शामिल हो गई। हिंदी के नाम से हिंदी पुकारा जाने लगा। तो बोली है, वो छोटे क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन होता है, लेकिन जैसे ही बेटा ये विस्तार पाती है, धीरे धीरे क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है, राष्ट्रपति द्वारा परमिशन मिल जाती है बेटा। ठीक है, इसका व्याकरण नहीं होता बोली का। दूसरी बात क्या है? इसका मानक रूप नहीं होता, मानक रूप नहीं होता। कुछ विशेषताएं भी है, इसका व्याकरण नहीं होता है, मानक रूप नहीं होता है। ठीक है, संविधान में शामिल नहीं होती, संविधान में शामिल नहीं होती। ये कुछ विशेषताएं बोली की, अंतर भी है भाषा और बोली के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको असत्य कथन बताना है, एक एक कथन को पढ़िए और असत्य कथन, सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन, कौन सा कथन असत्य है? भाषा अर्जित की जाती है। आपको असत्य बताना है, भाषा अर्जित की जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने साथ भाषा लेकर नहीं आता, भाषा जन्मजात नहीं होती, समाज से अर्जित करता है। समाज से क्या करता है? अर्जित करता है। ये बात क्या है? ये बात तो सत्य है कि भाषा अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती, समाज से अर्जित करता है बच्चा। अगर बच्चे ने पहले अंग्रेजी वातावरण में रहा तो अंग्रेजी सीख जाएगा, हिंदी वातावरण में रहा तो हिंदी सीख जाएगा, सिख समाज में है का बच्चा है तो पंजाबी सीख जाएगा। सत्य कथन है। फिर क्या है? भाषा का स्वरूप सरल से कठिन की ओर होता है। ये कथन तो है असत्य है, असत्य है बेटा। भाषा है ना, भाषा क्या होती है? सरल, सॉरी क्या होती है? भाषा होती है बेटा
कठिन से सरल की ओर। क्या होती है? कठिन से सरल की ओर बढ़ती है भाषा। सबसे पहले बेटा बच्चे को कठिन लगती है भाषा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अभ्यास करता जाता है, वैसे वैसे वो सरल होती जाती है। तो सरल से कठिन की ओर नहीं होता भाषा का स्वरूप। भाषा क्या होती है? हमेशा ही कठिन से सरल की ओर होती है। ये कथन क्या है? असत्य है, असत्य कथन है। उत्तर आ तो गया, आगे बढ़ रहे हैं। भाषा का मानक रूप होता है, ये तो बात सही है बेटा, ये तो सही है, सत्य है। भाषा का मानक रूप होता है, ये क का मानक रूप है, ये ख का मानक रूप है, ये क्षय का मानक रूप है, ये गे का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब होता है बेटा ऐसा ही माना जाता है, ऐसा ही माना जाता है, मानक रूप है। और भाषा का अंतिम रूप नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकता कि आज भाषा अंतिम रूप में है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये परिवर्तन होती रहती है बेटा। अनेक प्रकार के नियम लगते रहते हैं, अनेक प्रकार के वर्णों के अंदर सुधार होता रहता है। जैसे जैसे पहले बेटा ये जय झंडा था, ये क्या था? जय झंडा था। लेकिन अब वर्तमान में जय झंडा इस प्रकार लिखते हैं। तो अंतिम रूप नहीं होता, ये परिवर्तन होती रहती है। भाषा का अंतिम रूप नहीं होता, ये भी कथन क्या है? ये भी कथन सत्य है। और आपसे क्या पूछा गया है? असत्य कथन का चयन कीजिए। ये 2 नंबर कथन क्या है? असत्य कथन है। ये हो गई 18 नंबर क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा विद्यार्थियों। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। 51 तक क्या है? 343 से 351 तक इसका वर्णन है, राजभाषा का वर्णन है बेटा। कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल अनुच्छेद हैं 9 अनुच्छेद हैं। 9 अनुच्छेदों के अंदर किसका वर्णन है? राजभाषा का वर्णन है। लेकिन यहां बेटा 343 से लेकर बीच वाले ही दिए गए हैं। पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? 343। 343 है, इसमें क्या लिखा है? संघ की राजभाषा। क्या लिखा है? संघ की राजभाषा। 343 में यह बात लिखी हुई है, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। कौन से अनुच्छेद की बात है ये 343 की है। 344 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा 344 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग व राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। राजभाषा संसदीय समिति का गठन होगा। ये कौन से में? 344 में है। फिर 345 में क्या है? क्या है? कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य का, उसका विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, किसी भी राज्य का विधानमंडल है वो हिंदी को स्वीकार करेगा। कोई भी राज्य है वो हिंदी को अस्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार करेगा। ये कौन से में है? 345 में है। और 346 में क्या है? 346 में क्या है? 346 में है 2 राज्यों के बीच हिंदी पत्राचार होगा। 2 राज्यों के बीच हिंदी भाषा के अंदर क्या होगा? हिंदी में पत्राचार होगा। एक दूसरे को पत्र भेजने हैं तो हिंदी के पत्र स्वीकार करने होंगे, अस्वीकार नहीं कर सकता कोई भी राज्य। ये बातें हैं। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, 343 में है। 344 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग व संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। 44 में। 45 में क्या है? किसी भी राज्य का विधानमंडल है वो हिंदी को शासकीय प्रयोजन हेतु स्वीकार करेगा। और फिर 346 में क्या है? 2 राज्य के बीच में आपस में हिंदी पत्राचार है वो स्वीकार करने होंगे, अस्वीकार नहीं कर सकता कोई राज्य। ये वर्णन किए गए हैं इन अनुच्छेदों के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा।
हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का दायित्व। देखिए 343 आ गया, 344 आ गया, 345 की पिछले क्वेश्चन में बात कर ली, 346 की पिछले क्वेश्चन में बात कर ली। अब क्या है बेटा, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। 347 में क्या है कि अगर बेटा राजस्थान राज्य है, उसमें हमें राजस्थानी बोलनी है, तो इसको हम द्वितीय भाषा कहेंगे। प्रथम भाषा तो हमारी कौन सी है, हिंदी है, इसको द्वितीय भाषा कहेंगे, दूसरी भाषा। किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल है, वो दूसरी भाषा की अनुमति दे सकता है। यानी अगर हमें राजस्थान के अंदर राजस्थानी लागू करनी है, तो हमारा राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, राष्ट्रपति अनुमति दे देगा राज्यपाल को कि दूसरी भाषा के रूप में राजस्थानी को स्वीकार कर सकते हो आप, तो कर लेंगे। ये किसमें है, 347 में। 348 में क्या है, 348 में क्या है, क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, शॉर्ट में बता देता हूं, उच्चतम न्यायालय की भाषा। इसमें किया गया है 348 में, क्या कहा गया है 348 में, कि सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली वाला, उसकी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी 348 में। लेकिन किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय है, किसी भी राज्य, उच्चतम न्यायालय की तो भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। लेकिन उच्च न्यायालय है, न्यायालय, ठीक है भाई, या हो रहेगा न्यायालय, उच्च न्यायालय की कार्यवाही है, उच्च न्यायालय की भाषा है, वो क्या होगी, राज्यपाल की अनुमति से चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उच्च न्यायालय है जोधपुर वाला, उसकी कार्रवाई हिंदी में हो या राजस्थानी में हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति ले लेगा। कौन से में, 48 में। 49 में क्या है, हिंदी है, हिंदी उसकी विधियों का नियम है, हिंदी है, उसकी विधियों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया है। 350 में क्या है, अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और 51 में क्या है, हिंदी भाषा है, उसके प्रचार का दायित्व कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। कौन से अनुच्छेद में, 51 में, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। अनुच्छेद 351, प्रचार प्रसार का दायित्व, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 351 में। ये थे बेटा 343 से लेकर 351 तक। अगर आपको गहराई से पढ़ना है, गहनता से पढ़ना है, तो बेटा इनकी क्लास हो जाएगी जब हम थ्योरी करेंगे। तो संवैधानिक स्थिति है, सारे के सारे अनुच्छेद हो जाएंगे। एक बार मैंने आपको मौखिक तौर पर बता दी। 43, 44, 45, 46 का जिक्र कर लिया, 47 का कर लिया। 48 उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय की भाषा है। 49 के अंदर क्या है, हिंदी की विधियां हैं। 350 में अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और 51 में क्या है, प्रचार प्रसार का दायित्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची हिंदी से संबंधित है? हिंदी से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, राजभाषा से संबंधित। राजभाषा, हिंदी क्या है, राजभाषा है, तो राजभाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? कुल अनुसूची कितनी है? अगर कुल अनुसूची पूछ ले तो 12। संविधान में कुल कितनी है, कुल अनुसूचियां कितनी है, 12 है। 7वीं अनुसूची में क्या है, सारी की सारी देख लो। 7वीं अनुसूची में क्या है, क्या है, संघ व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन। 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी में, 7वीं में।
8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित नियम है। दल बदल के नियम, अगर कोई विधायक है, कोई मंत्री है, वो जीतने के बाद अपना दल चेंज करता है, दल परिवर्तन करता है, तो उसके नियम है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित। कौन सा हो जाएगा? कौन सी अनुसूची हो जाएगी जिसमें 22 भाषाएं हैं, राजभाषा भी है? सही उत्तर हो जाएगा कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। संविधान के किस भाग में, किस भाग में, कौन से भाग में बेटा? संविधान के 17वें भाग में, 17वें भाग में किसका वर्णन है? किसका है? राजभाषा का वर्णन है। राजभाषा का वर्णन है। 18वें में क्या है? 18वें में क्या है? 18वें में है आपातकाल। क्या है? 18वें में क्या है बेटा? आपातकाल है। आपातकाल। 18वें में क्या है? आपातकाल है। क्या दब गया रे? 18वें में आपातकाल है। आपातकाल का वर्णन किया गया है बेटा। आपातकाल का वर्णन किया गया है। आपातकाल, आपातकाल कौन से में? 18वीं में है बेटा। ये मक्खी है ना, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? बता दिया आपको। कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल कितनी भाषाएं हैं बेटा? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। वैसे तो अनेक भाषाएं नहीं है, लेकिन जो आपसे पूछी जाएगी ना, वो अंग्रेजी व राजस्थानी शामिल नहीं है। इन 22 भाषाओं में कौन कौन सी शामिल नहीं है? एक तो अंग्रेजी शामिल नहीं है और एक राजस्थानी शामिल नहीं है। अंग्रेजी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो शामिल होनी चाहिए, और राजस्थानी है ये भी लगेगा कि ये राजस्थान वाली तो होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है। तो कुल कितनी है? कुल कितनी है? कुल पूछे तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। विचार प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? ये प्रश्न तो बेटा आ गया आपके पास। कौन सा है? विचार प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? मातृभाषा है। मातृभाषा पहले कर लिया बेटा। ये रहा। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? मराठी तो है, गुजराती भी है, हिंदी है, वो राजभाषा है, ये तो है ही है। राजस्थानी शामिल नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि राजस्थानी शामिल नहीं है। और एक आपको अभी अभी बताया था कौन सी शामिल नहीं है? एक बेटा, एक अंग्रेजी शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, 22 है। उन 22 में से शामिल कौन कौन सी नहीं है? एक तो अंग्रेजी शामिल नहीं है, और अंग्रेजी के साथ साथ ये राजस्थानी भी शामिल नहीं है। हाँ बेटा, शायद 25 क्वेश्चन ही है, देख रहा हूं मैं। हाँ, ये थी बेटा भाषा प्रकरण पर, भाषा टॉपिक पर हमारी पहली प्रश्नोत्तरी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि प्रश्न है वो अच्छे लगे होंगे। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मेरे साथ मनन किया, चिंतन किया। आप सभी लोगों का हिंदी यात्रा प्लेटफॉर्म है, यह आभारी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में फिर मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।